हेल्प करते हैं। देन वी हैड सीन इक्वेशन ऑफ स्टेट, कि जो जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को रिलेट करती है जो इक्वेशन, उसे आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग ने थर्मल के फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम हम तब बोलते हैं जब भी कोई भी दो बॉडीज हैं। लेट्स से ये एक बॉडी ए है, दिस इज अनदर बॉडी बी, इसका टेम्परेचर है TA, इसका टेम्परेचर है TB। दो बॉडीज है, उनका रिस्पेक्टिव अपना अपना टेम्परेचर है। अगर TA और TB सेम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब कौन सी क्वांटिटी सेम होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए? टेम्परेचर। सो टू bodies are in thermal equilibrium if they have same temperature। टेम्परेचर सेम जी। ये कैसे हीट फ्लो करती है हायर बॉडी से जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा टू द बॉडीज हैविंग लो टेम्परेचर, हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया था। अच्छा, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम स्पेसिफिकली क्या होता है? देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या था कि सिर्फ टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम है तो आप बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब सारे के सारे थर्मोडायनामिकल जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट हो जाए। जैसे आपने सारे पैरामीटर्स देखे थे, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल एंड ऑल। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी भी सिस्टम का, तब आप बोलोगे वो सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। कोई भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर अगर कांस्टेंट है, जैसे टेम्परेचर तो थर्मल इक्विलिब्रियम में स्पेसिफिकली आ ही जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब आपके थर्मोडायनामिकल कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट होता है तब आप बोलते हो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। A system is in thermodynamical equilibrium if all thermodynamical variables ये सारे कांस्टेंट होंगे, these are constant, तब आप बोलोगे आपका सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम है। अगर स्पेसिफिकली टेम्परेचर कांस्टेंट है, if temperature is constant then you say two bodies are in thermal equilibrium। ये समझ आया? मैम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम एक बार बता दीजिए। देखो, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपके जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स आपके ये जो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स है, फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिफाइन द सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, पोटेंशियल, ये सारे किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। लाइक प्रेशर एक सिस्टम का होगा, सम पास्कल्स में होगा, वॉल्यूम कोई मीटर क्यूब होगी, टेम्परेचर कुछ केल्विन में होगा। जब इन सारी क्वांटिटी, ये सारी जब क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तब आप बोलोगे सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम भी है उसमें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है उसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। जब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वो इसके अंदर आता है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम इसके अंदर आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ एक पैरामीटर कांस्टेंट है, जैसे कि टेम्परेचर एक पैरामीटर कांस्टेंट है। जब आप थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो इसमें आपका थर्मल भी आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी आता है, इसमें आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आता है, इसमें आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। तो जब ये सारे आपके पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक के जो पैरामीटर्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब, टेम्परेचर, सब कांस्टेंट हुआ, देन यू से योर सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिर्फ आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होता है,
वो कैसे होता है, हीट ट्रांसफर होती है, इंटरनल एनर्जी, वो सब हम लोग ने पढ़ा था। उसके थ्रू जब होता है तो वो आप बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? मैम तो ये थर्मल तो दो बॉडीज के बीच का है, तो थर्मोडायनेमिकल भी दो बॉडीज में होगा या हाँ सिंगल हाँ, बॉडी में भी? नहीं नहीं, सिंगल बॉडी में कैसे होगा, दो बॉडीज में होगा यस ना। मैम। वो भी वैसे ही है, वही वही चीज है, ये इसके अंदर ही आता है। थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें ही आता है। जो पढ़ा है ना, इसमें बस क्या था, एक स्पेसिफिक पैरामीटर हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर। ठीक है, यस मैम। एक बार इस इन दोनों डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग जीरो स्लॉट लिखेंगे। मैम डन। मैम बोथ ऑफ यू, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला आता है आपका जीरो लॉ। जीरो लॉ ना एक एग्जांपल से समझो। देखो लेट्स से ये एक बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी ए, ये एक है बी, ये रूम की तरह समझ लो, जैसे ए है, दिस वन इज बी, ये सी है। ठीक, अब ये जो ऑरेंज वॉल जो मैंने रिप्रेजेंट किया, जो बैरियर है, ये ऑरेंज कलर का, लेट्स से दीज आर आइसोथर्मल वॉल्स, ये आइसोथर्मल वॉल है। ठीक है, आइसोथर्मल वॉल का क्या मतलब है, हीट एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल होगी, मतलब कि हीट ट्रांसफर कर सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर, हीट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने ब्लू लाइन रिप्रेजेंट किया है, ये जो बैरियर है बी और सी के बीच में, आई से दिस इज एडियाबेटिक वॉल, दिस इज एडियाबेटिक वॉल।
एडियाबेटिक होती है, तो अभी मैंने आपको एडियाबेटिक टर्म अभी यूज भी किया था, जब आपका हीट और मैटर किसी चीज का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो एडियाबेटिक वॉल है, उसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है। योर वॉल इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग वॉल का क्या मतलब हुआ? हीट का ट्रांसफर नहीं होगा इधर से, बी और सी के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑरेंज वॉल मैंने बनाई है, ये एक एग्जांपल है बस। ऑरेंज वॉल मैंने बनाई है, ये आइसोथर्मल वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। यानी ए और बी, इनके बीच में अगर ये ऑरेंज वॉल आ रही है तो इनके बीच में कंडक्शन हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है। उसी तरह से ए और सी के बीच में भी हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो अब देखो हीट कब तक एक्सचेंज होती है? हम लोग ने पढ़ा था कि हीट तब तक एक्सचेंज होती है जब तक, याद है किसी को? अगर मैम मान, ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे? एग्जैक्टली थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है। यस मैम। जब भी कोई भी हीट एक्सचेंज होता है, क्या हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, तब तक फ्लो करती है जब तक कि हीट इक्वल नहीं हो जाती दोनों बॉडी की। तो उसी तरह से अगर ये ए स्पेस है, बी स्पेस है, क्या ए और बी में कंडक्शन पॉसिबल है किसी भी वे में? कंडक्शन हो सकता, कंडक्शन मेरा मतलब है कि थर्मल एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है क्या ए? यस मैम। यस हो सकती है, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ से हीट एक्सचेंज होगी। और तब तक हीट एक्सचेंज होगी जब तक टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर नहीं हो जाए। टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी जब तक बराबर नहीं हो जाए तब तक एक्सचेंज होगी। अच्छा ये बताओ, क्या ए और सी में कंडक्शन हो सकता है? टेम्परेचर का, हीट का ट्रांसफर होके थर्मल यस इक्विलिब्रियम हो मैम। सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आइसोथर्मल वॉल है, यहाँ पर भी कंडक्टिंग वॉल है। तो ए और सी में भी हीट एक्सचेंज तब तक चलेगा जब तक टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी बराबर नहीं होता। अब देखो बी और सी में क्या कंडक्शन पॉसिबल है? नो मैम। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बी बी और सी में कंडक्शन। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ना यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज होगा, ना यहाँ पर हीट की एक्सचेंज होगा। यही तो एडियाबेटिक की डेफिनेशन ही होती है। एडियाबेटिक उसे हम लोग बोलते हैं जो इंसुलेटिंग नहीं होता है, इंसुलेटिंग होता है, आप उसमें हीट एक्सचेंज नहीं करा सकते। लेकिन देखो, अगर टी ए टी बी के बराबर है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर है, टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर सी के बराबर है, तो क्या टेम्परेचर बी और टेम्परेचर सी इक्वल होंगे? सिंपल मैथमेटिक्स से। इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? हम इक्वल होंगे। इक्वल होंगे ना, अगर ए बी के यस मैम बराबर है इक्वल। और ए सी के भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए। तो टी बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू टी सी, जबकि यहाँ पर क्या कोई हीट एक्सचेंज नहीं था। ठीक है, तो यही आपका जीरो लॉ है। टू बॉडीज और सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, then they are in thermal equilibrium with each other. Two bodies or systems are in thermal equilibrium with a third body. थर्ड बॉडी A है। अगर B A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, C A के साथ इक्विलिब्रियम में, तो B और C भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। यही आपका जीरो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जो आपका पहला आपका आता है, फर्स्ट लॉ से पहले जो होता है, जीरो लॉ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम, जितनी एनर्जीज है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, उसे आप बोलते हो। अब मेजरली हम लोग दो एनर्जी को कंसिडर करते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में भी हम लोग ने बहुत तरह की देखी थी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, वो सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें आती थी। So sum of the kinetic and potential energies of a molecule of मतलब कुछ भी आप ले लो, गैस ले लो, कोई फ्लूइड ले लो, उसको आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे, उसमें ये भी है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सर्ट ही नहीं करते। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सर्ट नहीं करते,
तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। आइडियल केस में फॉर आइडियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। एंड व्हाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो? बिकॉज आप आइडियल केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसिडर नहीं करते, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोजेस नहीं हो रही। बट ये सिर्फ आइडियल केस के लिए, इन प्रैक्टिस नो गैस इज आइडियल। मॉलिक्यूल जो रियल गैस के हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ, और उनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। बट रियल जब हम लोग आइडियल सिचुएशन लेते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करते, तो तब जो सारी की सारी आपकी इंटरनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंड करता है। और ये इंटरनल एनर्जी का फुल डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्रीफ रिविजन भी होगी इसकी। ठीक है, तो एक बार आप लोग जीरोथ लॉ से नोट कर लीजिए।
मैम डन। ओके सी, अभी मैं आपको बता रही थी ना कि वर्क डन चाहिए होगा, वर्क डन रिक्वायर होता है मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। एक बार उस वर्क डन को देखो। वर्क डन आपका थर्मोडायनेमिक्स में मेनली रिलेटेड होता है वॉल्यूम के चेंजेस से। इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंजेस से मेनली रिलेटेड होता है। वॉल्यूम में जहाँ चेंज आता है वहां पे वर्क डन एक्टिवेट होता है। तो लेट्स से एक इनिशियल वॉल्यूम है V1, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम है V2। सो V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल को इनिशियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो आपका चेंज आता है। डिफरेंस कैसे भी निकालते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट वुड द फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इफ आई से पी प्रेशर है, जो पिस्टन अप्लाई कर रहा है वहां पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी। लेट्स से वो पी है, ठीक है। तो इफ योर प्रेशर इज कांस्टेंट देन the work done is given by this equation P delta V, where P is the pressure and delta V is the change in volume. This is your work done. ये तो तब इक्वेशन वैलिड है अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है। जस्ट इन केस इफ द प्रेशर इज वेरिएबल, जो प्रेशर है वो वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट तो आपको पता है ना, कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ या किसी भी क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वेरिएबल होता है जब किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ या किसी क्वांटिटी के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। जब किसी भी क्वांटिटी के साथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कांस्टेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, देन दैट इज कांस्टेंट। तो इन केसेस में जब अगर आपका जो प्रेशर है दैट इज गिवन वेरिएबल, मतलब एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेशन के फॉर्म में या कैसे दिया हुआ है, तो आपको जो वर्क डन है वो भी इंटीग्रेशन करके ही आता है। मीन्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टी। और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, देखो वॉल्यूम को, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम थी और जो फाइनल वॉल्यूम है वहां तक आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये होगा आपकी इक्वेशन इफ योर प्रेशर इज वेरिएबल। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम। एक बार इन फॉर्मूला को लिखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, वर्क डन पे।
I am done. देखो इसके बेसिस पे ना एक क्वेश्चन, ये वाला मैं करती हूँ, नेक्स्ट वाला आप लोग खुद ट्राई करोगे। देखो ये क्या कह रहे हैं, प्रेशर ऑफ अ गैस इज 10 पास्कल, प्रेशर इज 10 पास्कल, its volume changes from 5 meter cube to 25 meter cube. मतलब कि जो इनिशियल वॉल्यूम थी दैट वाज 5 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हो गई 25 मीटर क्यूब। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है ना, एक्स दिख रहा है जिस पे डिपेंड कर रहा हो ना, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर भी वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा वी आता है चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम है 25, इनिशियल वॉल्यूम है 5, so this is 20 meter cube. So work done will be, pressure है 10, change in volume है 20, so work done is 200 joules. ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब Yes, ये ma'am. नोट करो और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, पहले एक बार इसको लिख लो, दूसरा वाला एक बार ट्राई करो, देन आई हेल्प यू।
नहीं सभी 6 जूल नहीं होगा। देखो क्या होगा आंसर। वर्क डन, यहाँ पे प्रेशर आपका वेरिएबल है, P इज इक्वल टू 3V, डिपेंड करता है V पे। P इज डिपेंडिंग ऑन V, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तो ये वाली इक्वेशन लिखी थी हम लोग ने, ये नहीं यूज कर सकते। वी हैव टू यूज द सेकंड इक्वेशन व्हेन द प्रेशर इज वेरिएबल। सो वर्क डन इंटीग्रेशन से होता है। देखो इसमें वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन ऐसे होता है V1 से V2 तक और P dV। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लिखते हैं, प्रेशर की वैल्यू क्या है, 3V। सो वर्क डन हो जाएगा 3V dV। इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब तक। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक समझ आया ये कैसे लिखा है? यस मैम। ठीक है, अब देखो 3 कांस्टेंट है, अब ये आपकी सिंपल इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स वाली इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ जाएगा, v इज लेफ्ट। अब v की पावर क्या है यहाँ पर 1। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, टू द पावर n प्लस 1 कर देते हैं, जो भी इसकी पावर होती है प्लस 1 ऐड कर देते हैं। सो इफ इट्स 1 ओवर हियर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और एक और क्या रूल होता है, जिस जो आपका पावर आ रही है वो आपके डिनोमिनेटर में भी आ जाए। सो ये इधर 2 आता है, बिकॉज 1 + 1 = 2, और डिवीजन में भी आपका 1 + 1 है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर 3 तक। ये इंटीग्रल है इसका। अब देखो वर्क डन जो आएगा आपका, इसको पहले हटा दो, 3/2 अलग कर दो। अब किस पे डिपेंड करता है, v² की वैल्यू 1 से लेके 3 पे डिपेंड कर रहा है। नाउ सी वर्क डन क्या हो जाएगा, 3/2 तो आपका अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट टू द पावर जो आपका वेरिएबल है, तो यानी अपर लिमिट क्या है 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। जो भी आपके वेरिएबल की पावर होती है वही आपकी लिमिट की पावर हो जाती है, माइनस सेम चीज होगी लोअर लिमिट के साथ, यानी 1 और उसकी पावर 2। ये बचा। अब देखो वर्क डन हो जाएगा आपका 3/2। व्हाट इज दिस, 3 × 3 = 9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 9 - 1। तो वर्क डन हो गया 3/2, 9 - 1 होता है 8। तो वर्क डन हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 gives you 8, तो 3 × 4 आ जाएगा 12। So this is 12। क्लियर हुआ सभी? मिस्टेक देखी कहाँ पे हुई है? यस मैम। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे वर्क डन, ये जो फॉर्मूला है P डेल्टा V, ये कैसे लिखते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे। मैम अच्छा चलो, ये एक बार ये देखो जो इसका फॉर्मूला है P डेल्टा V, जो इसका फॉर्मूला है ये कैसे आएगा।
और कुछ कुछ साइन कन्वेंशन लिखेंगे। देखो अगर आपने मान लो एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया है, ठीक है, इसमें पिस्टन फिट कर दिया, पिस्टन होता है मूव तो कर जाता है, ये पिस्टन है, लेट्स से पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन जो। अब मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये कोई फाइनल पॉइंट है। सो कुछ किसी चेंज आया है इसमें, लेट्स से डिस्टेंस का जो भी चेंज आया, जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज dx। यहाँ पर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। अब देखो, इफ आई से A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, ये जो पिस्टन है उसका एरिया लेट्स से A, P जो है, P तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, and if I say F is the force exerted, force exerted, तो फोर्स, प्रेशर और एरिया, ये तीन क्वांटिटी के बीच में, इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में हम लोग ने एक रिलेशन देखा था। कोई बता सकता है क्या रिलेशन है फोर्स, प्रेशर, एरिया को कनेक्ट करती हुई? कोई इक्वेशन? कोई इक्वेशन नहीं है। यस सभी, हाँ, फोर्स, प्रेशर, एरिया, इनकी कोई इक्वेशन कनेक्ट करते हुए? मैम याद नहीं आ रहा। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपको फोर्स लिखना है, सो फोर्स वुड बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, याद आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो अगर आपको वर्क डन लिखना है, जो भी DW है, चेंज इन वर्क डन जो है, किसके लिए? इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन और फोर्स, ये कैसे रिलेटेड है? वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dx लिखते हैं। तो अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू वी कैन राइट एज PA, क्योंकि फोर्स इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया यूजिंग दिस इक्वेशन dx। और एरिया को जब भी आप थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हो, मींस ये जो एरिया है, ये एरिया को जब आपने थिकनेस से मल्टीप्लाई किया है, वो आपको वॉल्यूम देता है। सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस गिव्स यू वॉल्यूम। तो यहाँ से आता है इक्वेशन DW इज इक्वल टू P, और ये क्या है? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। सो DW मींस जो आपका वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू PD। अगर V1 से V2 चेंज हो रहा है तो आप इंटीग्रेट कर देते हो, अगर कांस्टेंट रहता है देन आप यूज करते हो डेल्टा V। अब देखो ये कुछ इक्वेशन वो है, साइन कन्वेंशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन के लिए, अगर एक्सपैंड हो रहा है, डेल्टा V पॉजिटिव होता है, मींस वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होता है। और एरिया आप निकालते हो, जो अंडर द ग्राफ आप निकालते हो, वो अभी हम लोग करेंगे, तो वो भी आपका पॉजिटिव आता है। वही चीज उल्टी होती है कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन में क्या, डेल्टा V नेगेटिव होता है, चेंज इन वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है, तो आप कम में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाट यू गेट इज नेगेटिव। तो इसलिए वर्क डन भी नेगेटिव होता है, और जो एरिया निकलता है ग्राफ के अंदर, वो भी आपका नेगेटिव आता है। देन इफ एरिया अंडर PV ग्राफ डायग्राम इज ट्रेस्ड इन क्लॉक, चलो PV डायग्राम हम लोग अभी कर लेंगे। ये ऊपर के दो पॉइंट्स और एक बार ये प्रूफ इसका लिखते हैं, यहाँ से PV डायग्राम करते हैं।
मैम देखो पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम का जो आपको ग्राफ करना है। सो पीवी डायग्राम बेसिकली आपका एक इंडिकेटर डायग्राम। दिस इज एन इंडिकेटर डायग्राम। अच्छा, इसमें अभी भी ये याद रखना, एक्सपेंशन के लिए क्या पढ़ा अभी हम लोग ने जस्ट, एक्सपेंशन के लिए वर्क डन इज पॉजिटिव, और वही चीज अगर कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए वर्क डन जो निकल के आता है दैट इज नेगेटिव। तो पीवी डायग्राम यही है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। सो इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर प्लॉटेड टू ईच अदर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये एक दूसरे के ऐसे वेरी करेगा, प्रेशर वॉल्यूम का ऐसा ग्राफ है। तो जब आपको इस ग्राफ में वर्क डन निकालना है, वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है, अगर ये कर्व है तो ये वाला जो है ये पूरा एरिया अंडर द, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पीवी डायग्राम जिसे आप बोल रहे हो, ये जो कर्व है दैट गिव्स यू वर्क डन, इज द वर्क डन। सो एक्सपेंशन के लिए वर्क डन इज पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए वर्क डन नेगेटिव है। अभी जो आप लोग ने पॉइंट्स लिखे उसमें जो आगे वाले पॉइंट्स थे वो यही था कि पीवी डायग्राम को अगर आप ट्रेस करोगे, एज इन ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, जो आपका कर्व बन रहा है, इसे आप ट्रेस करोगे, if it is clockwise in the clockwise direction, if it is traced in the clockwise direction, तो वर्क डन जो होता है दैट इज पॉजिटिव। यही चीज अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है आपका पीवी डायग्राम की कुछ कुछ कंडीशंस। फॉर क्लॉकवाइज वर्क डन जो आप लेते हो दैट इज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल करते हैं। देखो लेट्स सी ये ग्राफ है, ठीक है, ये प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो एरिया जो शेडेड पोर्शन है ये आपको वर्क डन देगा। व्हाई? बिकॉज द ग्राफ, पीवी का जो ग्राफ होता है आपका, इसके अंदर जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, दिस गिव्स यू द वर्क डन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो वर्क डन के लिए क्या लेंगे हम लोग फॉर्मूला, वर्क डन के लिए हम लोग वही लेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, ये हमें देगा वर्क डन, जो भी एरिया रहे। नाउ सी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिगर, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा, दिस इज द सिंपली द एरिया ऑफ दिस, ये इसका एरिया आपका निकलेगा, वो आपको वर्क डन देगा। वाई? क्योंकि ये प्रेशर और ये वॉल्यूम के बीच में प्लॉटेड है। अब देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना होगा आपको फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। बेस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल व्हिच आई एम ट्रेसिंग, इस वाले ट्रायंगल में बेस आपका ये पार्ट होगा। तो बेस की क्या वैल्यू दिख रही है, योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स। बेस की क्या वैल्यू है, किसी को बेस की कोई वैल्यू नहीं दिख रही, मार्किंग्स कर रखी है। यस सर, आद्य। मैम 10। 10 होगी ना सिंपली, यस राइट, दिस इज 10। तो बेस की वैल्यू हो गई आपकी 10। यहाँ पर तो सारी मार्किंग हो रखी है ऑलरेडी, दिस इज 0, ओरिजिन जो है ग्राफ का, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 10। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, हाइट क्या दिख रही है, 5, राइट। तो 5 हो जाए, दिस इज 5।
सो हाफ इंटू 10 इंटू 5, ये सिंपली हो जाएगा आपका 25। तो ऐसे वर्क डन निकालना होगा। अगर आपको पीवी ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ गिवन है उसके अंडर जो एरिया, अंडरनेथ जो एरिया कवर हो रहा है उसको आप निकालोगे। अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकालोगे। तो लेंथ आपको पता होना चाहिए, ब्रेड्थ आपको पता होना चाहिए, वो आप फिगर देखिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, सो सिंपली यूज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्लियर हुआ वर्क डन कैसे निकालते हैं? एक बार ये लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन 1 जब नहीं, फिर साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे। ये नॉन साइक्लिक था, अभी वापस उस पोजीशन पे नहीं आ रहा था। डन। यस मैम। ठीक है, देखो तो ये जो भी हम लोग ने किया था, दिस वाज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस? नॉन साइक्लिक प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जब आपका जो भी सिस्टम है वो उस पोजीशन पे वापस नहीं आता। लाइक यहाँ पर इनिशियली प्रेशर कुछ था, ये इसका फाइनल प्रेशर है,
ये वापस सेम तो नहीं हो रहा. Like a non-cyclic process is the one in which the system does not return to its initial state. अपने initial state पे return नहीं करता. लेकिन जो आपका cyclic process है, जो आगे हम लोग को भी discuss करना है हमें, cyclic process is one in which the system returns to its initial state. अगर initial state में return कर दिया, that is your cyclic process. So cyclic process हो जाएगा process in which system returns to its initial state. कब? पूरे changes होने के बाद, means after a series of changes. सारी changes होने के बाद, as in की, अब example से ऐसे समझो, एक A point पे let's say 10 pascals pressure है और 20 meter cube volume. Then ये system B point पे पहुंचा, यहाँ पर इसका pressure हो गया 20 pascals and let's say यहाँ पे volume बढ़ गया 30 meter cube हो गया. फिर आया C point, ये system गया C point पे. अब यहाँ पर let's say कुछ है 30 pascals इसकी pressure है and let's say 50 meter cube इसकी volume बढ़ गई. So A point से पहले B point गया particle, B से C और C से अगर वापस A पे आ जाता है तो अब जो वर्क डन होगा, अब जो एरिया आपका निकलेगा ग्राफ का, जो आपका वर्क डन होगा, दैट वुड बी योर साइक्लिक प्रोसेस. इसे बोलते हैं आप साइक्लिक प्रोसेस. तो इसका ग्राफ भी फिर वैसे ही बनेगा, इसका ग्राफ भी क्लोज लूप बनेगा बिकॉज वो इनिशियल पोजीशन वापस कवर हो रही है, वापस टच हो रही है इनिशियल पोजीशन. तो देखो यहाँ पर ग्राफ भी कैसे बनेगा. मान लो ये प्रेशर है, ग्राफ एज इन वही आपका जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम जो हम लोग डिस्कस करें. तो अगर ये आपका ग्राफ है तो ये ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से कुछ हो जाएगा. ये मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट है, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट आ रहा है, तो ये क्लोज लूप बनाएगा, क्लोज लूप फॉर्म करेगा. तो अब जो इसका एरिया आएगा ये एरिया अंडर द लूप होगा. एरिया अंडर द लूप का मतलब हो गया ये वाला पार्ट. This the net work done on the system or by the system in an enclosed या आपकी कोई भी closed process हो, जिसे आप बोलेंगे cyclical process हो, that is equal to the area enclosed by the closed loop, या जिसको आप लोग shaded area बोलोगे PV डायग्राम. लाइक इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है. अब देखो ये यहाँ से ये एरोस मार्क कर रहे हैं इसके डायरेक्शन. सो फर्स्टली ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आया, इस 10 वाले पॉइंट से ये इस पॉइंट पे गया, फिर यहाँ से वापस इधर आया एंड अगेन बैक टू दिस पोजीशन, इधर बैक टू दिस पोजीशन, ये वापस आ गया. तो ये कंप्लीटली वहीं पे आ रहे हैं, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है. तो अगर ये रिपीट कर रहे हैं इट मीन्स ये आपका साइक्लिकल जो है क्लोज्ड पार्ट है. दिस इज योर क्लोज्ड और द साइक्लिकल प्रोसेस. तो साइक्लिकल प्रोसेस में क्या है, एरिया जो आपका अंडर द लूप है, यानी जो आपका शेडेड रीजन है, जो कवर हो रहा है, ये लूप है हमारा, इसके बाहर का कोई एरिया कंसीडर नहीं होगा. सो वर्क डन देखो, ये क्या एक सिंपल रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं एरिया. वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो वर्क डन क्या होता है, लेंथ, ये डायमेंशन कितना है, कितना है ये डायमेंशन, ये वाला, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. मैम 10. एग्जैक्टली 10 होगा ना, ये सिंपली यहाँ पर मार्किंग हो रखी है, देखो ये 10 हो जाएगा. सो दिस वुड बी 10 मल्टीप्लाइड
अब इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो देख रहे हो, ये तो ये था दिस, ये जो है ये कितना होगा, दिस पार्ट। यस एनीवन? 20। 20 होगा ना ये, यहाँ पर वाई एक्सिस ऐसी मेजर कर देंगे, ये हो जाएगा 20। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। यहाँ पर क्या हो गई वर्क डन, यहाँ पर भी आ रही है 200 जूल्स। तो अगर आपका साइक्लिकल प्रोसेस है जिसे आप लोग क्लोज बोलते हैं, then your work done will be the area of the shaded region। एक बार इसे भी लिख लो साइक्लिक प्रोसेस को। मैम डन। Okay, so we had already discussed zeroth law of thermodynamics। क्या था zeroth law? अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से इक्विलिब्रियम में है, वही बॉडी एक तीसरी बॉडी से भी इक्विलिब्रियम में, जो सेकंड और थर्ड बॉडी थी वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही होंगी। तो वो था जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ की बात आता है द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही जो आपका लॉ है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So first law of thermodynamics is based on the idea that energy is neither created nor destroyed in any thermodynamic system. ठीक है, तो अगर इसमें अगर कोई भी सिस्टम में आप हीट ऐड करते हो, दो ही चीज हो सकती है, या तो टेम्परेचर रेज हो सकता है इन द सेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, या फिर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो सकते हैं. तो जब ये केसेस होते हैं तो इसका ही इसी इक्वेशन, ये जो आपने लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, this is written in this form: delta q is equal to delta u plus delta w. अब देखो एक एक पैरामीटर क्या है, इसका यही मतलब है whenever heat is added to a system it transforms to an equal amount of some other forms of energy. मतलब कि किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं से डिलीट नहीं होगा, कहीं से कुछ ऐड नहीं होगी एक्स्ट्रा. सो अब देखो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू हीट है, हीट है, ठीक है, सिस्टम की जो भी हीट ऑफ द सिस्टम है. और सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी वही सारी एनर्जी का जो सम होता है, हम जिसको मेनली काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल सिचुएशन के लिए. सो डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू तो हो गया वर्क. So law of conservation of energy क्या हो गई, delta Q means the heat of the system is equal to the sum of the change in the internal energy and the sum of the change in work done, जो भी work done हो रहा है सिस्टम में उससे आप बोलो. अब इसकी कुछ कन्वेंशंस डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूला को नहीं यूज करोगे, लाइक जो मैग्नीट्यूड गिवन है, वैल्यू गिवन है, आप एज इट इज नहीं पुट करोगे, कभी आपको पॉजिटिव लेना होगा, कभी आपको नेगेटिव लेना होगा. अब देखो वो कैसे लोगे, अगर आपका सिस्टम जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब्स हीट, यानी कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, तब जो आप डेल्टा क्यू लोगे मींस हीट अब जो आएगा सिस्टम में वो आप पॉजिटिव लोगे. तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है 5, लेट्स से 5 जूल्स गिवन, तो एज इट इज लो 5 जूल्स, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा. इसी का अगर उल्टा है, सिस्टम अगर एमिट कर रहा है हीट को, तो अब आपका डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा. लाइक अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 जूल ऑफ हीट हैज बीन एमिटेड, तब वो तो क्वेश्चन में पॉजिटिव +5 जूल लिखा है उस क्वेश्चन में, बट व्हाट यू हैव टू यूज इज -5. उसी के लिए आपको साइन कन्वेंशन बताई जा रही है. अगर सिस्टम हीट एमिट करता है तब आपका डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है एक्सपेंशन के टाइम. अच्छा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो याद है, एक्सप्रेशन के टाइम में एक्सपेंशन के टाइम में वर्क डन पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन के टाइम में वर्क डन नेगेटिव होता है, वो सेम रहेगा. एक और चीज है, तो वर्क डन का तो क्लियर हो गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन डिटरमिन करेगा वर्क डन के साइन को. हीट का आप देखोगे एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट, बचा क्या, इंटरनल एनर्जी, इसका आप साइन कन्वेंशन कैसे देखोगे. तो तीनों वैल्यूज आपको पुट करनी है. अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम में, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जो आपका डेल्टा यू होगा मींस अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. और इसी का बस उल्टा हो गया, अगर टेम्परेचर घट रहा है देन योर इंटरनल एनर्जी चेंज वुड बी नेगेटिव. तो देखो तीनों क्वांटिटीज डिटरमिन हो रही है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये दो क्वांटिटीज डिटरमिन करेगी वर्क डन. वर्क डन पॉजिटिव लोगे, वर्क डन नेगेटिव लोगे. अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका वर्क डन आप पॉजिटिव लोगे, इफ इट इज कंप्रेशन तो वर्क डन वुड बी नेगेटिव. अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो आप क्यू पॉजिटिव लोगे, हीट एमिट हो रही है तो क्यू आप नेगेटिव लोगे. टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का, देन यू टेक डेल्टा यू एज पॉजिटिव. टेम्परेचर घट रहा है, देन यू टेक डेल्टा यू एज नेगेटिव. तो आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन हो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव भी गिवन हो, उनका मैग्नीट्यूड प्लस हो, तब भी अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया फॉल कर रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है, एमिट हो रहा है, या फिर कंप्रेशन हो रहा है,
तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपने इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन पुट कर दोगे। ये क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको? यस मैम। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, विल डू सम क्वेश्चंस ऑन इट। लाइशा, आपको क्लियर हो रहा है? यस लाइशा? यस मैम, मेरे को क्लियर हो गया। ओके फाइन, इसको नोट कर लो। जिन्होंने लिख लिया है ये वाला क्वेश्चन नोट करो। 1 gram of water at 100 degrees Celsius is converted into steam. If volume of steam is 167,1671 centimeter cube, you have to find the change in internal energy of the system और latent heat of the steam given है। latent heat वही है जो हम लोग ने डिस्कस किया था थर्मल प्रॉपर्टीज में। ये क्वेश्चन एक बार नोट करो, ट्राई करो खुद से, जिसका आंसर आता है चैट बॉक्स में सेंड करो, देन विल डिस्कस इट।
क्वेश्चन तो लिख लिया होगा तुम लोग ने। देखो, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का भी हम लोग ने एक रिलेशन देखा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही था तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब ये बीच वाली क्वांटिटी अननोन है, ये नहीं पता। तो ये कैसे पता चलेगी? अगर डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू पता चल जाए तो डेल्टा यू इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा डेल्टा यू? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो यू आ जाएगा हमारे पास। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमारे पास डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो पहला टास्क है डेल्टा क्यू निकालना। देखो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? चेंज इन हीट, लेटेंट हीट गिवन है आपके पास। वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम रह रहा है। थर्मल याद करो, थर्मल में हम लोग ने क्या किया था? अगर स्टेट चेंज होती है, वी यूज लेटेंट हीट, दैट इज ml। ml ये फॉर्मूला याद आ रहा है? ये हम लोग ने यूज किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। अब देखो मास क्या है यहाँ पर, मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम ही रहने दो क्योंकि ये जूल्स पर ग्राम में गिवन है। मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, ये हो जाएगा 2256 जूल्स पर ग्राम है ये, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा इसका, और आपको आ जाएगा आंसर 2256 जूल्स। तो डेल्टा क्यू सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा टास्क क्या है, डेल्टा डब्ल्यू निकालना, चेंज इन वर्क डन निकालना। तो वर्क डन के लिए आपको निकालना होगा सबसे पहले पी डेल्टा वी, प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंस से आप निकालते हो। नाउ सी, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज 1671। वॉल्यूम ऑफ द स्टीम आपको गिवन है, ये निकलेगा आपको। पहले इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम। देखो फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम तो गिवन है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब को भी हम लोग कन्वर्ट कर ही देते हैं, 1671 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ये आ जाएगी फाइनल वॉल्यूम। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता, ये कह रहा है इतना वॉल्यूम बच रहा है स्टीम का है, तो इनिशियल तो वाटर था, पहले वाटर था, तो हम लोग जो वॉल्यूम लिखेंगे वो भी तो वाटर की लिखेंगे, जो फर्स्ट होगा वो भी वाटर का होगा। तो फर्स्ट जो आपका वॉल्यूम है वो निकलेगा मास बाय डेंसिटी से। देखो मास क्या है, 1 ग्राम है, डेंसिटी भी वाटर की 1 है, तो 1 ये बचा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम चाहिए होता है वर्क डन के लिए, तो चेंज इन वॉल्यूम वुड बी 10 टू द पावर 1671 into 10 to the power -6 माइनस ये इनिशियल वॉल्यूम है 10 टू द पावर -6। अब देखो क्या बचा, देखो ये यहाँ पर क्या बचा, ये 10 टू द पावर -6 तो कॉमन हो जाएगा, ये हो अच्छा इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रेशर यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वर्क डन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 1.01 into 10 to the power 5, और डेल्टा वी की वैल्यू है 1671 into 10 to the power 6 minus 10 to the power -6। ये आ गई वर्क डन की वैल्यू। अब चीज सिंपली इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये तो 1 चला जाएगा, 1671 -1 जब आप करोगे तो दैट वुड बी 1670। दिस इज 1.01 into 10 to the power 5, यहाँ से बचा 10 टू द पावर -6 कॉमन, और 1671 -1 ये बचा 1670। तो वर्क डन आ जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 1670 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 167 जूल बचेगा। देखो क्या आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया आपके पास। अब सी, अब जो आपका वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया और आपके पास हीट आ गई है, तो डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ इट, 2256 माइनस 167, ये आ जाएगा 2256 माइनस 167 बचेगा ना आपके पास। देखो 2256 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
और 167 वर्क डन आया, तो इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट वुड गिव यू 2089 जूल्स। समझ आया ये? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो सॉल्यूशन पे। Ma'am, done.